नमस्कार। आज 8 मई है, बुधवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में बिहार में तीसरे चरण के वोटिंग के बारे में खबर को प्रमुखता दी गई है और ये पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान कल हुआ था, उसके बारे में खबर है। मुस्लिम आरक्षण पर लालू के बयान से घमासान मचने की खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। इसके अलावा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक होने के बारे में पुलिस का कहना है कि इसके पुख्ता सबूत हैं और इस खबर को भी अच्छी कवरेज मिली है। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है और वहां से 3 निर्दलीय जो विधायक थे जो समर्थन कर रहे थे बीजेपी की सरकार को, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि इस खबर को उतनी अहमियत नहीं मिल पाई है। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। तीसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान हुआ बिहार में कल और ये मतदान प्रतिशत पहले 2 चरणों से बेहतर था। 60% बताया चुनाव आयोग ने कि मतदान हुआ है कल। 5 सीटें जो थी वो मैं दोहरा देता हूँ: झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया। इन 5 सीटों पर कल मतदान हुआ बिहार में। अररिया में सबसे अधिक 62.8% मतदान हुआ और झंझारपुर में सबसे कम 55%। सुपौल में मतदान का प्रतिशत 62.40 रहा। मधेपुरा में 61 और खगड़िया में 58% वोटिंग हुई। दिलचस्प बात यह है कि मधेपुरा और खगड़िया में 2019 से ज़्यादा मतदान हुआ, जबकि बाकी जगहों पर इस बार कम मतदान हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में। देश में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। कुल मतदान प्रतिशत बताया गया है 63.55%। सबसे ज़्यादा असम में 75% मतदान हुआ है और महाराष्ट्र में सबसे कम 54% मतदान की खबर अखबारों ने दी है। तो ये तो थी तीसरे चरण के मतदान की खबर। अब आते हैं कि मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद के बयान से क्यों घमासान मचा हुआ है। प्रभात खबर ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है और लिखा है कि लालू बोले मुस्लिमों को आरक्षण मिले, और ये भी कहा कि सवाल के जवाब में ये जो उन्होंने बयान दिया लालू प्रसाद ने, वो दरअसल एक पत्रकार का सवाल था। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और फिर सफाई भी दे दी कि आरक्षण का आधार जो है वो धर्म नहीं हो सकता। जब उस पर विवाद हुआ तो उन्होंने अपने बयान में ये तब्दीली लाई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार बना लिया और मध्य प्रदेश के धार में अपने चुनावी भाषण में आरोप लगाया कि SC, ST, OBC का आरक्षण काट कर वोट बैंक को देने की साजिश बेनकाब हुई, ऐसा उनका कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कांग्रेस पर यह आरोप लगा चुके थे कि वो जो है मुसलमानों को देना चाहती है आरक्षण, और ये कहाँ से देगी आरक्षण? SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देगी। ऐसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगाते रहे हैं और कल जब लालू प्रसाद का ये बयान आया था पहले कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया है। हालांकि लालू प्रसाद ने बाद में अपना बयान जो है बदला और उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। तो ये थी मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की खबर। अब चर्चा करते हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बारे में। क्या छपा है आज अखबारों में। ये शुरू दिन से जब ये परीक्षा हुई थी तब से उसके अगले दिन से ये बात आ रही थी अखबारों में कि इसका जो पेपर है वो लीक हो गया है। हालांकि ये परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका कहना है कि पेपर लीक होने की बात निराधार है। लेकिन अब अखबारों ने बताया है कि पटना के शास्त्री नगर थाने में जो FIR दर्ज हुई इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार लोगों को तो जेल भेज दिया गया। और इस मामले में पुलिस के IU का कहना है कि जो सबूत मिले हैं उससे लगता है कि 11 आरोपितों ने प्रश्न पत्र लीक किया है। अब ये बहुत संवेदनशील मामला है। पटना के SSP राजीव मिश्रा भी बता चुके हैं और उनका कहना है कि 24 लाख जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस कोई भी अंतिम निर्णय जो है बहुत सोच समझकर और जांच पड़ताल के बाद देगी। लेकिन शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। हालांकि मैंने जैसा बताया कि NTA जो इस परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी है वो इससे इनकार करती है। अब चर्चा करते हैं हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अखबारों में इस खबर को उतनी अहमियत नहीं दी गई है, हालांकि ये राष्ट्रीय महत्व की खबर है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। उनके समर्थन में जो पहले 3 निर्दलीय विधायक थे
उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। उसके बाद कांग्रेस ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस मामले में और मांग की कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा में वो अल्पमत में आ चुकी है। यहाँ बताने की बात यह है कि हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 88 है और बीजेपी के 40 सदस्य हैं। यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार वहाँ अल्पमत में है। अगर उन्हें कहीं और से समर्थन नहीं मिलता तो जाहिर है इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सरकार गिर जाएगी। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं मायावती, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया। पहले उन्होंने उन्हें नियुक्त किया था और अब जो है उन्हें इन पदों से हटाने की घोषणा की और इसका कारण बताया कि उनमें परिपक्वता की कमी है। कई लोगों ने सवाल किया कि जब उनमें परिपक्वता की कमी थी तो उन्हें पहले इन पदों पर बहाल ही क्यों किया गया। कई लोगों की राय ये है कि चूंकि वो बीजेपी पर बहुत ज़्यादा हमले कर रहे थे और शायद मायावती पर कोई ऐसा दबाव है जिसके कारण उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने की घोषणा की है। ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जो है पिछले कई दिनों से रैलियां भी नहीं कर रहे थे और उससे पहले की रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए थे। अब चर्चा करते हैं झारखंड की। जैसा कि आपको मालूम है कल अखबार में खबर आई थी कि झारखंड के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीए संजीव लाल के नौकर के यहाँ से 35 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। अब उन दोनों को यानी आलमगीर आलम के पीए को और पीए जो संजीव लाल है उनको और उनके नौकर जहांगीर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उनके नौकर के पास से 35 करोड़ रुपये कैश मिले थे। अब चर्चा करते हैं राहुल गांधी के एक बयान की। कल वो झारखंड में थे, वहाँ उन्होंने चुनावी भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। झारखंड के आदिवासियों के एक बड़े वर्ग की मांग है कि वहाँ उन्हें जैसे और सब धर्म कोड लागू है उसी तरह से सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और वो खुद को हिंदू जो बिल है हिंदू कोड है उससे अलग मानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बयान था राहुल गांधी का झारखंड के लिहाज से। पटना से खबर है कि जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए थे उनकी अग्रिम जमानत जो है वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इन्हें फुलवारी शरीफ का मॉड्यूल बताया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के समय इनके द्वारा षड्यंत्र रचने की बात एनआईए ने कही थी और उसी के आधार पर इन पर केस चल रहा है। अब एक स्वास्थ्य की खबर लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपी है कि राज्य भर में टीबी की दवा की कमी हो गई है। आपको पता है कि टीबी से जो है बिहार में करीब 1.5 लाख लोग अभी इसके मरीज़ हैं और ये सरकार की व्यवस्था थी कि प्राइवेट में इलाज कराएं या सरकारी अस्पताल में दवाएं जो है वो मुफ्त मिलेंगी। और अखबार की रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट लाइन की जो दवा थी वो और सेकंड लाइन की जो दवा थी वो दोनों दवाएं ख़त्म हो गई है, भंडार में है नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दवाएं आएंगी। जाहिर है इससे जो है काफ़ी परेशानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर फर्स्ट लाइन की दवा नहीं है तो सेकंड लाइन की दवा लेना उनके लिए कितनी परेशानी की बात हो जाएगी। अगर मान लिया जाए किसी ने फर्स्ट लाइन की दवा 1 महीने खाई है और कुल दवा 9 महीने खानी पड़ती है तो फिर से या किसी ने 4 महीने खाई है या किसी ने 6 महीने खाई है तो वो साइकिल दोबारा दोहरानी पड़ती है। मतलब 9 महीने लगातार दवा खानी पड़ती है। अगर किसी का नागा होता है तो उसके लिए ये परेशानी की बात हो सकती है। और अंत में एक खबर मौसम से जुड़ी हुई है कि बिहार में तालाब सूख रहे हैं और इसकी वजह से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1200 करोड़ रुपए की मछली और मखाने का नुकसान हुआ है किसानों को। आपको पता है कि बोरिंग भी फेल है आजकल और इसमें बारिश की कमी की वजह से तालाबों में पानी नहीं है। सरकार बहुत घोषणा करती है कि मछली पालन के लिए मखाना के उपज के लिए किसानों को मदद दी जा रही है, लेकिन किसान फिलहाल इस मामले में परेशान हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि उनके तालाबों में पानी का स्तर कैसे बढ़े, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो फसल है, उनकी जो मछली है, उसका उत्पादन बहुत कम हो गया है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक आप इस खबर को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
है।